So yes, we are going to discuss the very important numericals of the thermal properties of matter, which you can say thermal physics, right? तो मेरे पास क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 3 kg, मतलब मेरे को 3 kg का सब्सटेंस दे रखा है, और वो आइस पे मतलब ऑब्वियसली बात है, टू -12 डिग्री पे तो वो आइस ही है, एंड इन अ कैलोरीमीटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें ये सब चीजें दे रखी है, ये स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है आइस की और वाटर की, और ये आपको लेटेंट हीट दे रखा है आइस और स्टीम का, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया हुआ है, जब भी देखो टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने के लिए हमेशा हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एम सी डेल्टा टी, ठीक है। और जब भी मेरे पास स्टेट चेंज होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एम एल। तो मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं, एक इसके लिए जब टेम्परेचर चेंज होगा, और एक इसके लिए जब मेरे पास स्टेट चेंज होगी, राइट। तो देखो अब इस को ये क्वेश्चन तो हमें टोटल हीट निकालनी है। तो देखो अब ये -12 पे रखा हुआ है, तो एक बात तो साफ साफ है, इसका मतलब अब देखो स्टेट चेंज कब होगी, 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे, ठीक है। भाई स्टेट चेंज तो तभी होती है ना, जब हम 0 डिग्री पे आएंगे और 100 डिग्री पे जाएंगे। तो सबसे पहले -12 से जब ये 0 पे आएगा, तो देखो टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ, -12 से 0 पे। तो टेम्परेचर चेंज होने पे हम क्या लगाएंगे, ये वाला हीट का फॉर्मूला, ठीक है। अब 0 पे ही आने पे स्टेट भी चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, राइट। तो अब 0 से अब ये स्टेट भी तो चेंज हो जाएगी, राइट। तो 0 से 0 में स्टेट चेंज भी होती है, तो ये वाली हीट भी लगेगी, ठीक है। फिर 0 से 100 आने पे बताओ टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो टेम्परेचर चेंज हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सी का मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन में दे रखा है। और फिर 100 पे क्या होती है, स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो टोटल कितनी हीट हो गई, 1 2 3 और 4, राइट। सिंपल है। तो इसका मतलब अब जब मैं हीट का फॉर्मूला निकाल, तो मुझे 4 हीट निकालनी है। एक हीट -14 से 0 तक, और फिर स्टेट चेंज होने की हीट लगानी है। फिर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक लगाना है, फिर मुझे स्टेट चेंज का लगाना है, राइट। तो उसने क्वेश्चन में यही तो बोला कि टोटल हीट आपको निकालनी है, इजंट इट। सिंपल है। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे पहली हीट निकालूंगा, तो देखो पहली अब मैं Q1 निकाल रहा हूँ, तो Q1 कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं -12 से 0 डिग्री तक कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर चेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एम सी डेल्टा टी। अच्छा ये सी किसके लिए है, आइस वाला, राइट। क्या आइस का आपको स्पेसिफिक हीट दे रखा है, बिल्कुल ये रहा, राइट। अमाउंट कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 3 kg। तो 3 kg इंटू में ये कितना दे रखा है, 2100। तो 2100 एंड ये हो गया हमारे पास। सो ये हुआ मेरे पास स्पेसिफिक हीट जो कि गिवन दे रखा है आपको, ये रहा। और डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, यस। तो देखो पहले वो कहाँ पे रखा था, -12 पे, और अब वो 0 पे आ गया। तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया एक तरह से देखा जाए तो, क्या नहीं से 12। भाई -12 से अगर वो क्या हो गया है, 0 तक आया, तो डिफरेंस कितने का बना एक तरह से, तो 12 का ही तो डिफरेंस बना, राइट। तो इसका ये मेरे पास डेल्टा टी का मतलब क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू ये मेरे पास 12 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट वुड बी 75600 जूल, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, कि टेम्परेचर को चेंज करने से आ गया। अच्छा अब ये 0 तक पहुंच चुका होगा, राइट। अब 0 पे पहुंचकर अब बताओ स्टेट भी तो चेंज होगी, राइट। तो अब स्टेट चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, एम एल, लेटेंट हीट, राइट। तो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगाएंगे, क्योंकि आइस लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है। तो ये लेटेंट हीट निकालेंगे फ्यूजन के लिए, वो भी किसका, आइस के लिए। तो क्या वो आपको दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ आइस, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा। तो बताओ मास कितना दे रखा था आपको, 3 kg। और ये लेटेंट हीट कितना दे रखा है आपको, 3.35 इंटू 10 की पावर 5, राइट। तो अब ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा। मेरे पास ये मास है 3, और फ्यूजन में लिखते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो 10 की पावर 5 और ये 3 पॉइंट है। तो अगर मैं पॉइंट को हटा के ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 335। तो ये इट वुड बी अराउंड, कैन आई से 1 लाइक 1005000, क्योंकि 10 की पावर 3 बचा ना इसलिए। तो इसलिए मेरे पास हो गया इतना जूल, राइट। सिंपल है भाई, पॉइंट को हटाओगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1005 आ जाएगा, और 10 की पावर 3 तो था ही, तो वो 0 आ गया। तो ये हुआ मेरे पास स्टेट चेंज की वजह से, राइट। ये वाली हीट लेटेंट हीट, स्टेट चेंज हुआ है, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। अच्छा अब हम 0 पे आ चुके हैं टोटल, और 0 पे स्टेट चेंज हो चुकी है। अब मुझे बताओ, अब मुझे कहाँ पे जाना था, 100 डिग्री तक जाना था ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे अगर 100 तक जाना है, 0 से लेकर 100 तक जाना है, तो अब बताओ मेरे को हीट चाहिए होगी, राइट। तो अब मुझे हीट चाहिए कौन सी, जो बेसिकली टेम्परेचर चेंज करवा रही है, कहाँ से, 0 से लेकर 100 तक। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखो, अब तो वाटर बन गया है ना स्टेट, देखा ना आइस से वाटर बन चुका है।
तो अब हम क्या लगाएंगे, mc डेल्टा टी, और ये किसका आएगा, वाटर का, ठीक है। तो मास कितना था, ऑफ कोर्स 3 kg। अच्छा, क्या आपको सी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, देखो ये रहा। तो अगर आप सी देखेंगे वाटर का, क्या आपको वाटर का दे रखा है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको ऑलरेडी दे रखा है 4186 जूल, ठीक है ना। तो अगर आपको वाटर का ही दे रखा है तो वी कैन पुट द वैल्यू हियर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 4186, और ये डेल्टा टी कितना दे रखा है, यस देखो अब हम 0 से लेकर 100 तक लेकर आए, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, क्योंकि हम 0 से कहाँ तक आ रहे हैं, 100 तक आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो 4186 इंटू 100 इंटू 3, तो इट वुड बी अराउंड 1255 800। कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन इफ यू हैव अ कैलकुलेटर सो एज ऑफ नाउ यू कैन यूज क्विक कैलकुलेशंस। तो ये मेरा आ गया Q3 MCW इंटू डेल्टा टी। तो ये मेरे पास Q3 आ चुका है जब हमने क्या कह रहा है, टेम्परेचर चेंज किया है। अच्छा, अब 100 तक अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हो तो 100 पे मेरे पास क्या स्टेट भी चेंज हो जाएगी, राइट। वो लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो अब जब वो लिक्विड से गैस बन जाएगा तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, यस। तो वी कैन से दैट कि अब मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा ML स्ट्रीम। देखो पहले मैंने फ्यूजन ऑफ आइस के लिए लगाया था, आइस से लिक्विड, अब मैं स्टीम के लिए लगाऊंगा कि अब वो लिक्विड से स्टीम बन रहा है, राइट। तो मास तो वही रहेगा 3। अच्छा, और ये स्टीम वाला कितना हो जाएगा मेरे पास, दे रखा है क्या क्वेश्चन में, ये रहा बिल्कुल देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.256, क्वेश्चन में ही दे रखा है, इंटू 10 की पावर 6 जूल पर केजी, राइट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा फाइनली जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इफ आई डू यूज द कैलकुलेटर, सो फॉर द क्विक कैलकुलेशन तो इट वुड बी, यस, सो इट इज 6768000 जूल, राइट। तो दिस इज माई हीट फॉर चेंजिंग ऑफ द स्टेट। तो अब 100 डिग्री तक आ गए, तो यही तो निकालना था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में उनसे उसने हमसे यही तो पूछा था, इफ यू सी दैट कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg फ्रॉम -12 से 100 तक, राइट। तो हम 100 तक आ तो गए हैं, बस 4 स्टेप हो गए, 2 टेम्परेचर चेंज करने के और 2 स्टेट के। तो अब अगर मैं टोटल हीट निकालना चाहूंगा तो वो कितना हो जाएगा, कितनी टोटल हीट रिक्वायर्ड हुई होगी। तो कहना ही से टोटल हीट वुड बी Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 प्लस का Q4। भाई इतनी तो लगी होगी टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो जितनी भी हीट है उन सबको प्लस कर दूंगा, कितना कितना आया देखो, एक आया 75600, दिस वन। फिर कितनी आई थी मेरे पास ये वाली, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत कर सकता है कि अगर जरा से भी मिस्टेक कर दी आपने तो कैलकुलेशन में तो दिक्कतें फिर आ जाएगी। बट स्टिल इफ देयर इज अ एमसीक्यू राउंड, एमसीक्यू अगर जैसे जेई मेन में आते हैं या और भी एंट्रेंस में आते हैं, तो वहां पे एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन सा वाला क्या है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो if I use the calculator one, then it would be अराउंड, ये तो काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी वैसे। तो इट वुड बी अराउंड 91 इंटू 10 की पावर 5। तो अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 9.1। भाई कैलकुलेटिव पार्ट तो हम कर ही लेंगे, मेन तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फाइनली ये मेरे पास आ गया क्यू टोटल, ठीक है भाई। तो दिस इज माई टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो कोई दिक्कत है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। तो बस उसने हमसे -12 से 100 तक जाने के लिए बोला था, तो हमने टेम्परेचर भी चेंज करने का फॉर्मूला लगा दिया और स्टेट चेंज करने वाला फॉर्मूला लगा दिया, बस नाउ। तो ये हो गया, टोटल हीट निकल के आ गया। So now we have the second question, and it is saying that when 0.15 kg of ice of 0 degrees Celsius is mixed with the 0.30 kg of water at 50 degrees Celsius, ठीक है। तो आपके पास एक आइस थी इतनी इतने केजी की जो इतने टेम्परेचर पर रखी थी, और उसको आपने मिक्स कर दिया इतने केजी वाटर के साथ, मतलब वो पानी पहले से ज्यादा था और उसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है कंटेनर के अंदर। कह रहा है तो अब बताओ तो रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना निकल के आया उनका। So they have the resulting temperature of 0.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कह रहा है अब बताओ उसका हीट ऑफ फ्यूजन कितना लगा होगा, और आपको ये सी दे रखा है। अच्छा भाई देखो इस चीज को देखने से एक चीज तो मेरे पास साफ दिख रही है कि अगर पहले आइस था, ठीक है, तो अब वो वाटर के अंदर भी अपने आप में क्या है, जैसे वाटर का भी टेम्परेचर देखो कम हो गया, वाटर पहले कितने टेम्परेचर पे था, 50 पे था, और अब रिजल्टिंग टेम्परेचर इतना हो गया 6.7। तो इसका मतलब टेम्परेचर में तो फॉल हुआ है, राइट।
तो अगर टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पे अगर कम हो गया है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ना कि डेल्टा टी चेंज हुआ है, और डेल्टा टी चेंज हुआ है तो उसके लिए हीट भी तो निकालनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। भाई देखो टेम्परेचर कब हो सकता है, जब कोई हीट लॉस करे। जैसे मान लो फ्रीज होता है, तो फ्रीज जब अपनी बॉडी में से टेम्परेचर मतलब बॉडी में से हीट निकालता है पीछे, जब फ्रीज होते हैं ना रेफ्रिजरेटर्स, तो अगर वो हीट निकालते हैं तो फ्रीज अंदर अंदर तो कूल करता है ना। तो उसी तरीके से वाटर ने भी अपनी बॉडी में से हीट निकाला होगा, तभी तो वो 6.7 तक हुआ है, राइट, तभी तो वो थोड़ा कूल हुआ होगा। तो इसका मतलब वाटर ने, पक्की बात है, कुछ ना कुछ या तो मतलब सिंपल सी बात है कि हीट लॉस किया है, तभी उसका टेम्परेचर 6.7 हुआ है फ्रॉम 50 से। तो अब अगर मैं यही चीज देखूं कि चलो देखते हैं कितनी हीट उसने लॉस करी है, तो पहले हम हीट निकालते हैं। तो अगर मैं हीट लॉस निकालता हूँ, क्योंकि पहले वो 50 पे था, 6.7 पे आ गया वाटर, तो हीट लॉस तो हुआ है, और वो हीट लॉस किसने किया है, वाटर ने। हीट लॉस बाय वाटर, क्योंकि वो कूलिंग टेम्परेचर तक चला गया ना, 6 पे तो बहुत ठंड लगती है। तो अगर मैं उसकी हीट निकालूंगा, तो अब टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक दैट फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी। तो आपको वाटर का सी दे रखा है क्या, देखो बिल्कुल दे भी रखा है सी वाटर। तो इसका मतलब अब मास कितना था इसका वाटर का, देखो 0.30 kg, तो 0.30, और ये मेरे पास सी कितना है 4186, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है भाई, देखो 50 था, अब 6.7 आ गया है। तो 50 था तो 6.7, तो एक काम करते हैं पूरा कर ही लेते हैं, 50 माइनस का 6.7, ठीक है ना भाई। तो 50 में से हमने 6.7 माइनस कर दिया है, ओके। तो इसका मतलब एक तरह से हो जाएगा ये 42.3, इजंट इट। तो इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करूं, तो 42.3 इंटू 4186 इंटू 0.30, तो आई वुड गेट द आंसर 54,376.14। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके, तो कैलकुलेशन तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए फिजिक्स में, ओके। तो ये तो हुआ, चलो मेरे पास क्या कि हमने वाटर अब फाइनली इतने टेम्परेचर तक आ चुका है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इतनी आइस हमने मिस करी है इतने के साथ, तो देखो अब 0 डिग्री पे अगर आइस डाला है तो वो वाटर बन, अब देखो अगर वो फाइनल टेम्परेचर अगर इतना है 6.7 वाला, देखो पानी भी जो था, जो वाटर था 50 पे, वो भी 6.7 पे आ गया, और जो आइस रखा था वो भी 6.7 पे आ गया। तो आइस ने भी तो कुछ हीट को गेन करा होगा, तभी तो वो आ गया। भाई आइस ने भी तो कुछ ना कुछ हीट करी होगी ना, तभी तो वो मेरे पास इस पे आया होगा 6.7 पे, जीरो से लेके। अब देखो अगर अगर आइस वहां पे रखी है जीरो पे, तो अगर आइस जीरो पे रखी है तो इसका मतलब पहले तो उसने अपनी स्टेट चेंज करी होगी, राइट। तो पहले तो आइस क्या बना होगा, लिक्विड बना होगा, मतलब काइंड ऑफ वाटर बना होगा। तो इस वाले केस के अंदर क्या हुआ है, देखो पानी में अगर 50 पे वाटर था, तो वो 6.7 पे आ गया, तो इसमें स्टेट तो कोई चेंज हुई नहीं, पानी तो तब भी पानी है, बस टेम्परेचर कम हुआ है, तो इसलिए मैंने सिर्फ पानी के लिए वाला फॉर्मूला लगाया। लेकिन आइस के केस में देखो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब 6.7 पे आएगा तो उसे लिक्विड बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब आइस वाले केस के लिए यहाँ पे जीरो से अगर वो 6.7 तक आया है, तो उसमें स्टेट भी चेंज होगी और हीट भी चेंज होगी, क्यों, हमारा टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो पहले हम निकालते हैं उसकी स्टेट वाला। तो स्टेट के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एम एल फ्यूजन। तो एम कितना दे, तो कितना आइस दे रखा था आपको, आपको आइस दे रखा था 0.15। अच्छा क्या आपको लेटेंट हीट दे रखा है, भाई आपको लेटेंट हीट तो नहीं दे रखा इस बार क्वेश्चन में, राइट। तो हमें लेटेंट हीट नहीं देखा, बल्कि उसने तो निकाल बोला है कि हीट ऑफ फ्यूजन आपको निकालना है, राइट। तो हमें इस बार ये एल एफ निकालना है, ठीक है, गॉट इट। तो ठीक है भाई, अब ये मेरे पास हीट आ गई, जो चीज मुझे निकालनी है, तो ये है मेरे पास 0.15 इंटू में एल एफ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई स्टेट चेंज करने की। तो ये तो सिर्फ स्टेट चेंज हो गई, चलो जीरो पे। अब मेरे पास बताओ वो भी तो चेंज हुआ होगा, टेम्परेचर चेंज, राइट। तो अब टेम्परेचर अगर चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एम सी डेल्टा टी। तो एम सी डेल्टा टी भी हुआ होगा, क्यों, क्योंकि वो कहाँ से आया है, तो वो 0 डिग्री से फाइनल सोल्यूशन कितना बना है 6.7 डिग्री तक का। तो उसने भी तो फिर अब जो हीट निकल के आएगा वो मेरे पास क्या निकल के आएगा, एम सी डेल्टा टी। अच्छा वाटर बन चुका है, तो हम सी किसका लेंगे, वाटर का ही तो लेंगे, क्योंकि स्टेट चेंज करने पे वो वाटर तो बन गया है। अब टेम्परेचर, अब तो सी आपको दे रखा है वाटर का, बिल्कुल दे रखा है क्वेश्चन में। तो एम कितना है इस बार, भाई देखो आइस तो 0.15 थी ना, तो 0.15 आइस थी। अब ये सी कितना है मेरे पास 4186, और डेल्टा टी कितना है मेरे पास, देखो अब टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, देखो जीरो पे था और 6.7 आ गया,
तो 6.7 माइनस 0 कितना बचा, 6.7 ही तो बचा, इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4206.93। ठीक है, तो अब मेरे पास फाइनल आ चुका है कि देखो जो वाटर था, तो वो वाटर 50 से 6.7 तक के लिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे से टेम्परेचर चेंज है। लेकिन जो आइस था वो 0 से 6.7 तक आया है, तो पहले तो उसके 0 पे स्टेट चेंज हुई होगी और फिर टेम्परेचर चेंज हुआ है, राइट। तो मेरे पास ये चीज है, देखो अब ये जो वाटर है, वाटर ने हीट लूज करी या गेन किया, देखो वाटर ने हीट लूज करी तभी तो वो टेम्परेचर कम आया, और आइस ने हीट गेन करी होगी तभी तो वो 0 से 6.7 पे आया होगा, राइट। तो अब हमें एक बात पर क्या पता है, तो हमें एक बात बहुत सिंपल सी चीज पता है क्या, कि कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, राइट। तो हीट किसने गेन करी है, आइस ने या वाटर ने, हीट गेन किसने करी है, तो जो हमारे पास हीट गेन की गई है वो करी है आइस ने, तभी तो वो टेम्परेचर उसका बढ़ गया, और वाटर ने हीट लॉस करी है तभी उसका टेम्परेचर कम हो गया, 50 से 6.7 तक आ गया। तो इसका मतलब अब मैं कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगाता हूँ, भाई मुझे तो एलएफ निकालना है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए हम ये लगा रहे हैं। तो अब मैं लिख सकता हूँ, तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल होता है हीट गेन्ड या हीट लॉस, जो भी बोलना चाहो, तो हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस या हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो अब हीट लॉस किसने करी है, वाटर ने, तो वाटर कितना आया मेरे पास ये, तो आई कैन से दैट 54376.14, और हीट गेन किसने करी है इन दोनों ने, तो टोटल हीट गेन कितनी हुई है, एक तो चेंज में और एक कितने में, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 0.15 LF प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 4206.93, राइट। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो इस तरीके से मेरे पास एल एफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, राइट। भाई इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो 54376 में से -4206 हो जाएगा, और फिर ये डिवाइडेड बाय 0.15 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे पास एल एफ निकल के आ जाएगा, यस और नो। तो इसका मतलब बाय यूजिंग द कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हम ये कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में काफी बार देखने को हमें मिलता है। तो कैलोरीमेट्री कहती है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। आई होप इट इज डन। So now we have the next question, and it is saying that how many grams of ice at 14 degrees Celsius are needed to cool 200 grams of water from 25 degrees Celsius to simple this 1 degree Celsius, right? Sorry, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हमें चेंज करना है, तो हमें आइस का इस बार अमाउंट निकालना है, राइट। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर आइस मेरी अब फाइनली कहाँ पे जा रही है, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस एट 200 डिग्री सेल्सियस आर नीडेड टू कूल फ्रॉम दी टू कूल 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम इतने टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन को एक बार हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें करना कैसे है, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूं, वाटर है, ठीक है। तो अगर ये वाटर है तो वाटर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, राइट। तो अगर वाटर अगर 25 से 10 डिग्री हो रहा है, तो ये हीट को लॉस कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा। अब देखो टेम्परेचर कम हो रहा है, मैंने बताया था ना, जैसे फ्रीज है, फ्रीज अगर हीट निकालता है तो हीट निकालता है तभी तो वो ठंडा होता है अंदर अंदर। इसका मतलब ये जो वाटर है, इस वाटर ने क्या करा होगा, तो इस वाटर ने हीट को लॉस किया होगा, इजंट इट। अब जब हीट को लॉस किया है तो इसका मतलब अब सिर्फ वाट स्टेट चेंज हो रही है या टेम्परेचर चेंज हुआ है, देखो अभी भी लिक्विड था, पहले भी लिक्विड है, 10 पे भी लिक्विड रहता है वाटर और 25 पे भी लिक्विड रहता है, तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इट मीन जो क्यू होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी। एम मेरा कितना दे रखा है, 200, भाई ये तो कह रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। सी कितना दे रखा है मुझे, वाटर का, वाटर का सी दे रखा है क्या, ये रहा। तो इसका मतलब अगर मैं एक सेकेंड, अब अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूंगा तो यस, तो यहाँ पे अब देखो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हमें वाटर के स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो मैं मान लो वाटर का आपको एक क्वेश्चन में ही दे देता हूँ, ये आपको दे रखा है 1, ठीक है। तो अगर आपको ये मैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर
देखो यहाँ पे अब ये नहीं दिया है, तो ये हमें पता है कि जो सी होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट, तो वो कितना होता है मेरे पास, तो अगर उसे हम कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो वो मेरे पास कितना होता है, तो वो मेरे पास होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर आपको जूल पर ग्राम में चाहिए तो आप, तो फिर वो वाटर का क्या बन जाता है मेरे पास, 4.186 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस होता है। ठीक है, तो वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के लिए कितना होता है 1। और मेरे पास अगर हमें देखना हो जूल के लिए, तो जूल के लिए होता है 4.186। तो देखो ऊपर भी अगर कैलोरी पर ग्राम में दे रखा है तो हम भी तो कैलोरी वाला ही लेंगे, राइट। हम सारा कुछ निकाल किस में रहे हैं, कैलोरी के लिए निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो सी है, तो सी को मैं क्या लूंगा, ऊपर भी कैलोरी में ही है, तो वाटर के लिए कितना होता है मेरे पास 1। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है देखो, 10 से मतलब 25 से 10 हो गया है। तो 25 से अगर 10 हो गया है तो डिफरेंस कितने का आया, 25 से 10, तो ये आया 15 का डिफरेंस, तो 15 वीकेंड से। तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 15, तो वीकेंड से कैन आई से 3000 कैलोरी, इजंट इट। ओके, तो मेरे पास अब टोटल हीट आ चुकी है। ठीक है, अच्छा देखो अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास आइस है, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस एट -24 डिग्री आर नीडेड टू कूल इतने वाटर टू इतना। अब देखो हमें कह रहा है कि आइस इतने पे कितने ग्राम आइस चाहिए होंगे हमें कि जो उस वाटर को इतने से इतने पे ले जाए। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, तो अब जो अब ऐसा क्यों होगा, जब हम किसी भी पानी के अंदर आइस डालेंगे और उसके आइस डालने से वो पानी 25 से 10 हो जाए। जैसे गर्मियों में लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, मान लो अगर पानी थोड़ा गर्म है 25 पे है, तो जब हम उसके अंदर आइस डाल देते हैं तो वो 10 डिग्री पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, होता है ना भाई, यही तो करते हैं कुछ लोग। जैसे लोग अगर आपको बहुत बड़े पानी को ठंडा करना है तो उसके अंदर आप बर्फ डाल देते हैं। तो ये यही पूछ रहा है कि बताओ आपकी आइस इतने टेम्परेचर पे थी, जब आपने उसे पानी में डाल दिया तो अब वो 25 से आपको 10 डिग्री बनाना है, तो अब कितना बर्फ हमें चाहिए होगा। तो देखो ऐसा क्यों, अब जो आइस है, तो आइस अगर अब मेल्ट होके पानी, देखो अब जो आइस डालते हैं वो तो पानी बन जाएगी ना। जैसे हमने यूजुअली हम देखते हैं इंडिया के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं, राइट। जैसे गोलगप्पे वाला होता है तो वो ठंडा पानी करता है आइस डाल के, तो वो आइस आइस ही रहती है या आइस लिक्विड बन जाती है, सोचो सोचो। तो आइस तो लिक्विड बन जाएगी ना, क्यों, क्योंकि वो तो हीट गेन करेगा। भाई जब भी हम आइस को उस गर्म पानी में डालेंगे तो वो तो हीट को गेन करेगा, तभी तो टेम्परेचर उसका कम कर पाएगा, राइट। तो आइस ने क्या करा होगा, अगर आइस को भी अब तुम अब 10 डिग्री पे लेकर आ रहे हो सेल्सियस पे, तो वो तो इसका मतलब जो -14 डिग्री सेल्सियस पे था अब वो 10 पर आ गया है, तो इसका भी तो टेम्परेचर चेंज हुआ इसका, राइट। तो आइस ने भी क्या करा होगा, हीट को गेन किया होगा। तो आइस, अब देखो आइस के लिए मेरे पास दो चीजें आ जाएंगी। पहली बात तो आइस ने अपना टेम्परेचर चेंज किया होगा -14 से 0। तो अगर मैं आइस के लिए निकालू तो देखो सबसे पहली बात तो क्या लगा होगा, MC∆T। ये MC∆T क्यों लगा है कि वो -14 से 0 पे आया होगा। ठीक है, अच्छा और फिर 0 पे बताओ उसकी स्टेट भी चेंज हुई होगी, राइट, ML। ठीक है, और फिर तो ये MC∆T मैंने क्यों लिखा है इसके लिए, क्योंकि वो पहले -14 से 0 आया, अब -0 पे आ चुका है वो, इतनी हीट लग गई। अब 0 पे वो अपनी स्टेट भी चेंज करेगा, तो ML आ गया, वो आइस सॉलिड से लिक्विड बनेगा उस पानी के अंदर। ठीक है, और फिर वो फाइनल सोल्यूशन कितना है मेरे पास, 10 डिग्री सेल्सियस। तो वो आइस भी अब 10 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो अब मेरे पास फिर से क्या आएगा, MC∆T। लेकिन अब वो लिक्विड बन चुका है, तो ये जो मेरे पास सी आएगा ये किसके लिए आएगा, मेरे पास वाटर के लिए, राइट। MC∆T होगा वाटर के लिए। और ये वो यहाँ पे आइस -14 से 0 पे आया, तो ये वाला होगा मेरे पास वो आइस के लिए। और ये वाला वो मेरे पास स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब फ्यूजन हो रहा है आइस का लिक्विड के लिए, राइट। तो ये मेरे पास वो आइस की वजह से ही तो पानी ठंडा हुआ है। तो अब देखो अब हमें अमाउंट ही तो निकालना है, अमाउंट हमें पता ही नहीं है, तो अमाउंट को हम M लिखते हैं। आइस का पता नहीं कितना रिक्वायरमेंट है। सी हमें दे रखा है 0.5। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ -14 से 0, तो ये 14 हुआ। भाई मास तो हमें नहीं पता है, तो M ही रहेगा। L कितना दे रखा है आपको, ऊपर देखो दे रखा है C 80। तो स्टेट चेंज करने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए वो मेरे को 80 दे रखा है। ठीक है, M मुझे स्टिल अभी नहीं पता। अच्छा वाटर का C कितना लिया है हमने, 1 बताया ना, कैलोरी में ले रहे हैं तो 1। अच्छा अब वो 0 से कितना आया है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना लिया है हमने, तो फाइनल टेम्परेचर आ गया है वो 10 है ना क्वेश्चन में देखो,
तो माइनस आई मीन 10 डिग्री सेल्सियस तक आया, तो 0 से 10 तक कितना हो गया मेरे पास, ये 10 हो जाएगा, राइट। तो अब मेरे पास ये टोटल हीट निकल के आ गई है, जब वो आइस -14 से 10 तक आ गया। भाई हम पानी के अंदर डाल रहे हैं आइस, तो वो भी तो फाइनल सोल्यूशन के जैसा ही हो जाएगा लास्ट में, सिंपल है। ठीक है भाई। तो अब क्या हम कैलोरीमेट्री लगा सकते हैं, टोटल हीट गेन इज इक्वल टू टोटल हीट लॉस्ट। तो ये क्या है, टोटल हीट गेन है, सॉरी ये टोटल हीट लॉस है जो पानी ने लॉस करी। तो इस वाली हीट को हम इसके बराबर लगा देंगे, राइट। ये टोटल हीट लॉस है, ये टोटल हीट गेन है। तो इन दोनों को इक्वल करो, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगाओ, एम की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल हम जब लगाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल हीट लॉस इज इक्वल टू टोटल हीट गेन। तो इस चीज को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर दो, तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आई एम नॉट डूइंग, दैट इज अ मैथमेटिकल पार्ट। तो मेन कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना था यहाँ पे। तो आई होप इस तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल था यार। ये -14 तक अगर मेरे पास दे रखा है, तो पहले वो 0 पे आएगा, फिर वो लिक्विड बनेगा, और फिर वो जाके 10 तक आएगा, फाइनल लिक्विड। तो पहले इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर स्टेट चेंज हुई यहाँ पे, और फिर इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो वही तो लिखा है, पहले 0 से -14 से 0, फिर स्टेट चेंज, और फिर 10 तक आया। तो ये वाटर बन चुका है, यहाँ पे ये आइस था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। Yes. So now we have the next question, and it is saying that a piece of iron of mass 100 kg, 100 gram, is kept inside a furnace for a long time. फर्नेस में क्या होता है, फर्नेस का ना जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रखा होता है, राइट। तो आपका एक फर्नेस जो है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपने फर्नेस में रख दिया, जो कि एक आयरन था। फर्नेस में जैसे आयरन को तो वैसे भी ब्लास्ट फर्नेस में ही मेल्ट करवाते हैं, राइट। And then put into a calorimeter of water equivalent 10 gram containing 240 gram of water। तो मेरे पास इक्विवेलेंट 10 ग्राम। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन बोल रखा है कि जो कि हमने क्या करा, हमने एक 10 ग्राम कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, सो द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। तो फाइनली उन्होंने एक कौन सा टेम्परेचर अटेन कर लिया है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अटेन कर लिया है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द आइस, तो हमें आइस का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, और आपको स्पेसिफिक हीट दे रखी है। ठीक है, तो देखो अगर अब मैं जैसे हमें ये कह रहा है, ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टोरी हमने सुनी। तो अगर मुझे एक चीज यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, तो वो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमने आयरन को उसके अंदर रखा है, तो आयरन ने अपनी पूरी बॉडी में से हीट को लॉस किया होगा या गेन किया होगा। तो इसका मतलब आयरन ने हीट को लॉस किया होगा। अच्छा, और जो उसके अंदर वाटर है, राइट। तो वाटर क्या हो गया, अब वाटर अगर हम उसके अंदर रखेंगे, तो वाटर क्या होगा, तो वाटर तो इवेपोरेट होगा ना, काइंड ऑफ। मतलब वाटर तो वेपर बनने की उसमें आ जाएगा अगर इतना ही टेम्परेचर है तो। लेकिन ना इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर एट 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अगर वाटर तो अगर आयरन हीट को लॉस कर रहा होगा हे हो, तो एक सेकेंड अगर मैं यहाँ पे इतना देखूं, तो ये वाले क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल ये था कि इस आयरन को हमने ब्लास्ट फर्नेस में रखा हुआ था जिसका मास 100 kg था। फिर हम उसे ब्लास्ट फर्नेस से लेके हमने उसे पानी में रख दिया, मतलब कैलोरीमीटर में रख दिया। तो देखो अब कोई भी गर्म चीज को आप पानी में रखोगे तो वो हीट को लूज ही करेगा ना। भाई अगर हमने उसे भट्टी में रखा था तब तो उसने हीट को एब्जॉर्ब करा था। लेकिन अब जब मैं उस आयरन को पानी में लेकर आ गया, तो उसने गर्म चीज को पानी में लेकर आएंगे तो उसने हीट लॉस किया, और आयरन ने लॉस किया तो उस पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ, तो आयरन ने हीट को लॉस किया है, और वाटर एंड जो कैलोरीमीटर था, तो उसने उस हीट को गेन करा है, राइट। तो इतना तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देखते हुए। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट ये भी होता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी गंदी सी है कि पुट इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम कंटेनिंग 240 ग्राम। देखो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब कैलोरीमीटर के अंदर भी वाटर यूज है, कैलोमीटर के अंदर वाटर यूज होता है, तो उसका अपने वाटर का कितना वजन है, अपने वाटर का कितना वाटर दे रखा है, 10 ग्राम। और उसने 240 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर ले रखा है कैलोरीमीटर के अंदर, कंटेनिंग लिखा है ना, तो 240। तो इसका मतलब अगर मैं कैलोरीमीटर का अगर मैं बात करूंगा टोटल, तो कैलोरीमीटर के अंदर टोटल वाटर कितना हो गया, कैन आई सी दैट 250 हो गया। 10 उसका खुद का, 240 आपने अलग से डाला, राइट। ओके। अच्छा, और वाटर का ये कितना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया अगर हम कैलोरी में लेते हैं तो 1 होता है, राइट। अच्छा, ठीक है।
अब देखो ये वाटर कहाँ से कहाँ पे चेंज हुआ है, एक चीज साफ साफ दिख रही होगी। कैसे? देखो ये कह रहा है कि अटेन्स इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। तो अब ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं तो फाइनल मेरे पास 60 डिग्री आ गया है, लेकिन इनिशियल मेरे पास कितना था, वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो जब पहले वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था और अब फाइनल किस पे आ गया, 60 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? तो इसका मतलब चेंज कितने का हो गया टेम्परेचर में, अगर पहले 20 था और अब 60 आ गया है। भाई पानी के अंदर आपने गर्म हॉट आयरन रख दिया, तो गर्म हॉट आयरन रख दिया है तो पानी तो गर्म ही होगा ना। भाई आप एक भट्टी से आयरन लेकर आए गरम गरम, और वो आपने पानी के अंदर डाल दिया, तो पानी के अंदर डाल दिया तो पानी पहले 20 पे था, अब पानी भी तो गर्म हो गया होगा उस आयरन की वजह से। तो अब वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो टोटल चेंज कितने का आया, 40 का आया। तो यहाँ पे अब अगर मुझे इसे करना हो तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आयरन ने क्या करा है, जो आयरन हम लेकर आए थे भट्टी से, उस आयरन ने हीट को लॉस किया है, हीट लॉस। और उस हीट को गेन किसने कर लिया, जिसमें आपने डाला कैलोरीमीटर के वाटर के अंदर डाला आपने, तो वो हीट फाइनली गेन किसने कर ली, वाटर ने। तो हीट लॉस बाय आयरन और हीट गेन बाय वाटर। वाटर का मतलब एक तरह से आप कैलोरीमीटर भी ले सकते हैं, कैलोरीमीटर का अपना भी तो वाटर था। अच्छा, तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, देखो टेम्परेचर चेंज हुआ है ना आयरन के लिए भी, स्टेट तो चेंज अभी नहीं बोला उसने कुछ ऐसा। तो भाई उसने ये थोड़ी बोला है कि आयरन लिक्विड बन गया, तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। तो एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये क्या हुआ है मेरे पास, अच्छा देखो, अब इसके अंदर दो लिक्विड थे ना, एक तो इसका अपना और एक दूसरे का। तो 10 प्लस 240 कितना हो जाएगा मास, तो ये भी मेरे पास हो जाएगा, देखो एक तो उसका अपना है और एक वो जो पहले से था इसके पास। इनटू में वाटर का कितना होता है 1, और इनटू में डेल्टा टी, तो टेम्परेचर जहां से चेंज हुआ है तो डेल्टा टी, राइट? ओके। तो देखो अब ये कह रहा है कि बताओ फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आइस, पूछ रहा है ये हमसे। तो जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं ये चीज बोलूं कि जब हम उस आयरन को लेकर आए थे, तो आयरन का मास कितना था, 100, क्वेश्चन में ही बोल रखा है। आयरन का जो स्पेसिफिक हीट दे रखा है वो आपको 70 दे रखा है, 470। तो ठीक है भाई, 470 हो गया। अच्छा, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर अगर मैं चेंज देखूंगा तो देखो टेम्परे अब फाइनली मेरे पास वो 60 हो गया है। अब पता नहीं भाई हम किस किस टेम्परेचर से उसे लेकर आए थे, हमें तो ये थोड़ी पता है। तो अब अगर हम किस टेम्परेचर से उसे लेकर आए थे वही तो हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये तो इस क्वेश्चन में एक तरह से वो ये कहना चाह रहा है कि बताओ हम किस टेम्परेचर से उस आइस वो उस आयरन को लेकर आए थे, आइस नहीं है आयरन है। तो उस आयरन को हम किस टेम्परेचर से लेकर आए थे। तो अब वो जिस टेम्परेचर हम उसे लेकर आए, मान लो वो टी है, और अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 60, राइट, पानी में डालने के बाद, या आइस मैंने गलती से लिख दिया, आयरन है बल्कि, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, ये मेरे पास जो दे रखा है ये जूल पर केजी में दे रखा है ना स्पेसिफिक हीट, लेकिन मुझे तो मैं तो कैलोरी में करा है हर चीज। तो अगर कैलोरी में करा है तो इसका मतलब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करोगे, 4.2 इंटू 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास कैलोरी में आ जाएगा, क्योंकि ये केजी में दे रखा है, आपको जूल केजी में। हमें जो सी निकालना है, तो हमें वो जो हम सी निकालना चाह रहे हैं इसके अंदर वो हमेशा कैलोरी में निकालते हैं। तो इसलिए मैंने उसे 4.2 इंटू 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, ताकि सी मेरा उसी अकॉर्डिंग निकले। अच्छा, M2 और W कितना हो जाएगा मेरे पास, एक तो कैलोरीमीटर का वाटर और एक वैसा वाटर जो अलग से लिया, तो ये हो जाएगा 10। वाटर के लिए तो कैलोरी में 1 ही होता है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, देखो देखो पानी पहले कितने पे था, 20 पे, अब 60 पे हो गया। तो 60 माइनस 20, यस और नो, सिंपल। तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये टी निकल के आ जाएगा मेरे पास, सारी चीजों को उधर ले जाओ। तो एक काम करते हैं, टी माइनस 60, बाकी सब चीजों को उधर लेके चले जाते हैं। तो 240 प्लस 10, 250। ये अच्छा 4.2 को इधर लेकर आ जाओ जो डिवाइड में है, 4.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये कितना है 10, 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, डिवाइडेड बाय, अच्छा देखो 470 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा 47000, राइट, ये सर नो। तो इसको काट पीट के अब मेरे पास कितना आ जाना चाहिए, अगर मैं कैलकुलेटर का यूज करूँ यहाँ पे, तो 250 इंटू 4.2 इंटू 40 डिवाइड बाय 4 देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 से तो ये कट जाएगा, राइट, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई ना। तो मेरे पास ये आ जाएगा 893.6, क्योंकि ये 4.2 है ना। तो ये मेरे पास इतना आ गया। अच्छा, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा फिर, ये -60 को उधर ले जाऊं, तो इसका मतलब
893 पॉइंट को 6 को हटा देते हैं, एक सेकंड, चलो लगा ही देते हैं, और प्लस का 60, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अब ये हो जाएगा 893 और 60, तो ये हो जाएगा 953.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बताओ मेरे पास फाइनल टेम्परेचर जिससे हम आयरन को लेकर आए थे भट्टी से, तो इसका मतलब जब हम आयरन को लेकर आए थे भट्टी से तो उसका टेम्परेचर कितना था मेरे पास, 953.6 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इजंट इट? 953 टेम्परेचर तो अपने आप में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इजंट इट? इसका मतलब हम उसे बहुत ही गर्म, एकदम उबले हुए भट्टी से लेकर आए हैं, मतलब उबला हुआ भट्टी क्या, एक तरह से बहुत ही गर्म एकदम लाल आयरन होगा, राइट, इजंट इट? तो बस हमें यही तो निकालना था कि कितने टेम्परेचर से हम उसे लेकर आए, ये गलती से इधर आई से लिख गया था। ओके, ये आयरन है कि कितने से लेकर आए थे। तो हमने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो कर लिया है, ठीक है। अब मेरे पास ना यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिस जिस जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। आई होप कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के बारे में सबको पता होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक टॉपिक ले रहा हूँ। वैसे कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के बारे में बताया, जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लो जैसे हम खाना बनाते हैं, तो जिससे हम, जैसे चमचा होता है हमारे पास, हम खाना गर्म करते हैं, तो कभी कभी चमचा भी गर्म हो जाता है, राइट। तो जब हम हीट कर रहे होते हैं, तो देखो पार्टिकल, तो पार्टिकल थोड़ी मूव करे होंगे अंदर, पार्टिकल ने तो हीट को ट्रांसफर करा है ना, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर। पार्टिकल्स तो अपनी पोजीशन, मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं बस। तो जो हीट है वो वाइब्रेशंस के थ्रू तुम्हारे हाथ तक पहुंच गई, तो वो होता है कंडक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें एक्चुअल मूवमेंट हो, जब हम पानी गर्म करते हैं, तो जो पानी गर्म कर रहे होते हैं उसमें उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में मूवमेंट करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट। तो उनका एक्चुअल मूवमेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअल मूवमेंट होता है पानी का, राइट। और फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है, रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे कोई भी चीज बहुत गर्म है, तो गर्म होने के बाद वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसने वो हीट को क्या कर दिया, रेडिएशन के फॉर्म में बाहर रिलीज कर दिया। तो उसने जो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर रिलीज कर दिया, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन, इजंट इट? तो ये रेडिएशन इमिटेड होती है किसी भी बॉडी में से, क्योंकि एक टेम्परेचर ज्यादा, एक टेम्परेचर कम है बाहर, तो टेम्परेचर के डिफरेंस से हमारे पास हीट ट्रांसमिट होती है। तो वी कैन से द हीट इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो वो क्या होता है मेरे पास, रेडिएशन। यस, तो रेडिएशन, वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द एनी काइंड ऑफ मीडियम। तो हमारे पास सिंपल एक कोई गर्म चीज है, तो उससे फाइनली वो ठंडी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। तो ये चीजें हैं कि ट्रांसफर किस तरीके से होता है। तो ये तो चलो मेन चीजें हुई, लेकिन अब मैं यहाँ पे लेता हूँ ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो ये एक ऐसा बॉडी होती है, तो जो ना तो हीट को कभी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, और ना हीट को, पूरी हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो एक ब्लैक बॉडी क्या है, एक ब्लैक बॉडी इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, और इट इज अ काइंड ऑफ एनी बॉडी विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट, ठीक है। तो जो ना तो हीट को रिफ्लेक्ट करती, ना ट्रांसमिट करती, लेकिन अभी मैंने एब्जॉर्प्शन बोल दिया, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी भी हीट रेडिएशन है वो इसको एब्जॉर्ब पूरा पूरा कर लेती है, ठीक है। मैंने अभी एब्जॉर्प्शन बोला था कि नहीं करती है, लेकिन एक्चुअली में जो मेरे पास ब्लैक बॉडी है वो एब्जॉर्ब पूरी करती है हीट को, बस रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नहीं करती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी अगर एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर तुमने कोई हीट डाली, ठीक है, तो ना तो वो उसे रिफ्लेक्ट करेगी, ना उसे वो ट्रांसमिट करेगी, वो पूरी की पूरी हीट को अपनी बॉडी में ही एब्जॉर्ब कर लेगी, अपनी पूरी बॉडी में। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए गर्मियों में, सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वैसे रेड के लिए भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्लैक बॉडी क्या है, तो अच्छा देखो, अगर मैं इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करूंगा, एब्जॉर्प्टिव पावर के नाम से पता लग रहा है ना कि जो पूरी की पूरी हीट को क्या कर लेता होगा, एब्जॉर्ब कर लेता होगा। तो क्या लगता है, तो जैसे ब्लैक बॉडी है, तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती होगी, 100%, 50%, 25%, या कितनी परसेंट? नाम से ही पता लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ब्लैक बॉडी होती है मेरे पास, ठीक है, अब ब्लैक बॉडी इज समथिंग, ब्लैक बॉडी इज द वन विच नाइदर, जो ना तो रिफ्लेक्ट करती है, विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट। तो ना तो, जब अगर किसी भी बॉडी पे आप हीट मारो तो वो कुछ ट्रांसमिट कर सकती है किसी को, या वो रिफ्लेक्ट कर सकती है कुछ पोर्शन, लेकिन ब्लैक बॉडी क्या करेगी, ना तो वो रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट, जितने भी हीट होगी वो सबके सब एब्जॉर्ब कर लेगी। सो बट एब्जॉर्ब्स whole of the heat, whole of the heat radiation,
तो वो पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी जो उसके ऊपर पड़ेगी, राइट, एब्जॉर्ब होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट ऑन इट। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय ब्लैक बॉडी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही मेरे पास क्या है, दिस इज ब्लैक बॉडी फिनोमिना। तो बाकी का तो आई होप सब पता ही है, लेकिन मेन चीज हमारे पास, जैसे मान लो कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, और सरफेस को मान लो अगर कोटेड कर दिया गया है किसी ब्लैक से, या कोई भी प्लेटिनम ब्लैक कलर का है, तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो 95 टू 97% रेडिएशन क्या होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और जब भी हम उसे हीट भी करते हैं तो वो उसको और वो फुल रेडिएशन को इमिट भी नहीं करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली किस चीज के लिए होता है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो, एकदम बढ़िया हो, जो एब्जॉर्ब करने में एकदम नंबर वन हो। तो जिसमें एब्जॉर्बिंग पावर, जिसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो, एकदम मैक्सिमम हो, राइट। सो विच हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत सिंपल है, राइट। तो इसी तरीके से मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है एब्जॉर्प्टिव पावर, कौन कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और उसी तरीके से मेरे पास होता है एक इमिसिव पावर, कि कौन कितनी ज्यादा हीट एनर्जी को रेडिएट करता है। तो दो फिनोमिना होते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव पावर, कोई भी सब्सटेंस हीट को कितना एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी का अपोजिट है एक मेरे पास इमिसिव पावर, कौन कितनी ज्यादा हीट को रिलीज कर देता है अपनी बॉडी में से, उसको हम बोलते हैं इमिसिव पावर, ठीक है। तो बस ये बेसिक चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो फाइनली इसका मतलब हमने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करे, जिसपे न्यूमेरिकल्स बहुत आते भी हैं, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल से हमारे पास स्पेसिफिक ऑफ हीट, जब भी मेरे पास टेम्परेचर चेंज होगा और जब भी मेरे पास स्टेट चेंज होगा, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एम एल, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, आई होप ये न्यूमेरिकल्स आप सबको बहुत फायदा करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।